हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बिहार की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में आज हम बिहार की जलवायु को यानी कि क्लाइमेट ऑफ बिहार देखने वाले हैं। यहाँ पे हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिनका जो एमसीक्यूज़ फॉर्म है आपको अपकमिंग वीडियो में मिलेगा एक साथ, क्योंकि हम जब सॉइल ऑफ बिहार यानी कि बिहार की मिट्टियों का वीडियो बना लेंगे और ये वाला वीडियो रहेगा जलवायु का, इन दोनों को कंपाइल करके हम कुछ एमसीक्यूज़ लेके आएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे लिए। सबसे पहले आप नज़र डालें मैप में और इस मैप के थ्रू हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। बिहार की जलवायु का ये मैप है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी स्थान विशेष की मौसम संबंधी समस्त दशाएं, उन दशाओं के दीर्घकालिक औसत को हम जलवायु कहते हैं। यानी किसी स्थान में जो मौसम की जो समस्त दशाएं हैं उनका जो दीर्घकालिक औसत है उसको हम कहते हैं जलवायु। और जलवायु संबंधित क्षेत्र के विभिन्न वातावरणीय तत्व हैं, जैसे ऊंचाई हो गया, धरातल की जो संरचना होती है वो हो गया, भौगोलिक संरचना हो गई, अवस्थिति हो गई, सौर की विकिरण हो गई, वर्षा की मात्रा हो गई, सागर तट से दूरी कितनी है, अक्षांशीय विस्तार कितना है। ये सारी चीज़ें जो है हमारे जो जलवायु होती है उसको प्रभावित करती हैं। किसी क्षेत्र की जलवायु वहाँ की जनसंख्या की जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां हैं इनका निर्धारण करती हैं। यानी कि जलवायु से ही कन्फर्म होगा, यानी कि जलवायु ही डिसाइड करेगी कि वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी रहेगी, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं वो सारी चीज़ें कैसी रहेंगी। तो अब हम बात करेंगे कि बिहार की जलवायु के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए, बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। लोकेशन में तो आपने बताया था इंडिया के मैप में कि ये उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है। बिहार की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। वर्ष के अधिकांश समय वायु में पर्याप्त नमी होने के कारण इसे संशोधित महाद्वीपीय जलवायु क्षेत्र भी कहा जाता है। अब देखिए, बिहार कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है और आप मैप में लोकेशन देखिएगा, बिहार जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। और इसके जो पश्चिम भाग है, पश्चिम भाग, उसमें अर्ध शुष्क तथा पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यानी कि जो बिहार है इसके पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु हो गया इधर। और इसके जो पूर्वी भाग है इधर क्या पाया जाता है? इधर पाया जाता है आर्द्र जलवायु, ठीक है ना। अब देखिए, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले सभी कारकों का प्रभाव बिहार की जलवायु पर भी पड़ता है ना। मतलब ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं, तो उनका जो प्रभाव होता है वो बिहार की जलवायु में पड़ेगा। जैसे अब देखिए, सबसे पहले बंगाल की खाड़ी से पास में है बिहार, एक तो ये कारण हो गया। दूसरा, दक्षिण में पठार है एवं पहाड़ियाँ हैं, ये भी कारक हो गए। अब आता है तीसरा, नॉर्वेस्टर एवं जो आपका अन्य कारक हो गए। नॉर्वेस्टर में क्या क्या, जैसे आम्र वर्षा हो गया, काल वैसाखी हो गया। और एक कारण है जो है आपका ग्रीष्मकालीन तूफान, ये सारी चीज़ें हमारी जलवायु को प्रभावित करती है ना। और एक कारण और है दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता। तो ये कुछ कारण हैं जो हमारे भारत की जलवायु के साथ साथ बिहार की जलवायु को ही प्रभावित करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं बिहार का जो पूर्वी भाग है, यहाँ वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा, तो ये बंगाल की खाड़ी से उठने वाले जो चक्रवात होते हैं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है। आप समझ पा रहे हैं, मैप में अगर आप देखेंगे तो बंगाल जो आपका है, बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है, तो कहीं ना कहीं ये जो है बहुत पास हैं बंगाल की खाड़ी के। तो उससे उठने वाले जो चक्रवात होते हैं इससे पे प्रभाव डालते हैं जलवायु में ये। और यहाँ औसत वार्षिक वर्षा जो होती है लगभग 125 सेंटीमीटर होती है, 125 सेमी होती है, जिससे बिहार की जलवायु में भी विविधता और मौसमी दशाएं अत्यंत परिवर्तनशील हैं, ठीक है। और देखेंगे आगे फ्रेंड्स, देखिए, तापमान यानी टेम्परेचर, वर्षा एवं वायुदाब, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनसे बिहार की जलवायु को, यानी कि जिनके आधार पे बिहार की जलवायु को तीन जो ऋतुएं होती हैं उनमें बांटा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका तीन ऋतु हैं जो बिहार में है, पहली हो गई आपकी ग्रीष्म ऋतु, और दूसरी हो गई आपकी वर्षा, थर्ड हो गई आपकी शीत। ये तीन ऋतुएं हैं, ठीक है। तो इनको जो है
अगर हम एक एक करके देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रीष्म ऋतु की, तो ये मार्च से मध्य जून तक रहती है। वर्षा ऋतु मध्य जून से अक्टूबर तक रहती है, मध्य अक्टूबर। और शीत ऋतु रहती है मध्य अक्टूबर से फरवरी तक। तो अब ग्रीष्म ऋतु यानी 1 बाय 1 करके बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में। तो देखिए, प्रभाव मार्च से मध्य जून तक रहेगा और मार्च माह में सूर्य की स्थिति उत्तरायण होने से तापमान में वृद्धि होने लगेगी तथा वायुदाब कम होने लगेगा। जहाँ पे ज़्यादा तापमान रहेगा वहाँ वायुदाब निम्न हो जाएगा, जहाँ पे कम तापमान रहेगा, सर्दी या ठंडा तापमान रहेगा, वहाँ पे जो है अधिक वायुदाब रहेगा। तो मार्च माह में सूर्य की स्थिति जैसे उत्तरायण हुई, तापमान में वृद्धि हो गई तथा वायुदाब क्या हो गया, कम हो गया। अब मई माह में राज्य में भीषण गर्मी पड़ने लगती है और जून माह में तापमान तथा आर्द्रता अधिक होने के कारण उमस भरी गर्मी होती है। अब इस मौसम में तापमान 35 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। जून राज्य में अधिक लंबे दिनों वाला महीना होता है। जून मंथ जो होता है बहुत लंबे दिनों वाला महीना होता है। रातें छोटी होती हैं, दिन बड़े होते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। ये प्रश्न तो आपका जीएस से रिलेटेड है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है और बिहार की ज्योग्राफी में काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, गया जो जिला है, गया है ना, लोकेशन में देखें गया कहाँ हो सकता है, तो कुछ कुछ इस जगह पे हो सकता है। तो ये जो गया है, गया ये राज्य का सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है या सबसे ज़्यादा गर्म जिला भी मानिए इसको, क्योंकि ये गर्म स्थान भी है, जिला भी है, क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच जाता है। एक प्रश्न और कि गया अगर सबसे ज़्यादा गर्म जिला है तो गया ही सबसे ज़्यादा ठंडा जिला भी है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। ठीक है, चले आगे बढ़ेंगे। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे लू मतलब क्या होता है, शुष्क व गर्म पछुआ पवन, जो कि बहुत गर्म हवा होती है, पछुआ पवन होती है, बहुत शुष्क होती है, गर्म होती है, वो चलती है, तो इसको हम लू कहते हैं। ठीक है ना, इन्हें लू कहा जाता है, जो कि गर्मियों में चलती हैं। और ग्रीष्म ऋतु में बंगाल की खाड़ी से, अब हम जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं मैप दिमाग में रखिए, गर्मियों में बंगाल की जो खाड़ी है वहाँ से उत्पन्न उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण बिहार के जो पूर्वी भाग है, बिहार का कौन सा भाग हो गया, पूर्वी भाग, जहाँ पे कौन क्या है, पश्चिम बंगाल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, भागलपुर वाला क्षेत्र, कटिहार भागलपुर वाला, तो पूर्वी भागों में वर्षा होती है, जिसको क्या कहते हैं, नॉर्वेस्टर कहते हैं या आम्र वर्षा कहते हैं या काल वैसाखी कहते हैं। तो ये कब शुरू होती है, ये गर्मियों में शुरू होती है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण ऐसा होता है। ठीक है ना, चले दोपहर बाद धूल भरी आंधियां चलती हैं, जिनकी गति लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो हमने बात कर ली गर्मी की, अब हम बात करते हैं वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो आगमन कब है, ये है आपका जैसे गर्मी खत्म होगी वर्षा स्टार्ट हो जाएगी। तो मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक ये बिहार में जो है वर्षा का सीजन है। और बिहार में दक्षिण पश्चिम, फिर से एक बार मैप में देखेंगे, ये है आपका नीचे वाला हिस्सा दक्षिण हो गया और ये वाला हिस्सा हो गया पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन, दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन, हालांकि ये बिहार से रिलेटेड नहीं है, ये इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून, ये वाला नीचे वाला हिस्सा देखें केरल के साइड वाला और इधर वाला अरब सागर वाला हिस्सा, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन सामान्यतया मध्य जून में होता है। बिहार में मध्य जून से हो जाता है, शुरू हो जाता है। और इस मानसून से राज्य के पूर्वी क्षेत्रों में 8 जून एवं पश्चिमी क्षेत्रों में 15 जून तक वर्षा प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, यानी पूर्वी क्षेत्रों में 8 जून से लगभग 8 जून से स्टार्ट हो जाती है और जो पश्चिमी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे वर्षा जो है वो आपकी 15 जून से स्टार्ट हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। तो बिहार में सबसे जो पहले, यानी बिहार में वर्षा जो है सबसे पहले कहाँ होती है, तो ये होती है उत्तर पूर्व तराई क्षेत्र। कहाँ कहाँ, उत्तर पूर्व, यानी कि ये उत्तर वाला हिस्सा देखिए, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला हिस्सा उत्तर पूर्व हो गया आपका, ये वाला हिस्सा, और तराई क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये आपका उत्तर पूर्व और पूर्व तराई क्षेत्रों में होती है। पठारी क्षेत्रों में वर्षा सबसे बाद में जो है आरंभ होती है। पठारी क्षेत्र कहाँ रहेंगे, ये वाले क्षेत्र रहेंगे, तो यहाँ पे सबसे बाद में वर्षा आरंभ होती है। राज्य में सबसे अधिक वर्षा जुलाई महीने में होती है एवं अगस्त में होती है। कहाँ कब कब होती है, जुलाई में एवं अगस्त में। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते जाएंगे तो उनको नोट करते रहना कि गया सबसे गर्म है, सबसे ठंडा भी है। अब वर्षा के मामले में भी एक प्रश्न आपके सामने आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा वो।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे, उसको भी देखेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन का मुख्य कारण क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून जो यहाँ पे देखिए इंडिया लेवल पे, इसके आगमन का मुख्य कारण है जेट स्ट्रीम का हिमालय के दक्षिणी ढालों से उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाना। फिर से सुनिए, जेट स्ट्रीम का हिमालय के दक्षिण ढालों से उत्तर, ठीक है, उत्तर ये वाला हिस्सा उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाना। अब ये जेट स्ट्रीम क्या है, ये सब चीज़ें एनसीईआरटी में देखने वाले हैं, अपकमिंग जो भी वीडियोस आएंगे उसमें देख लेंगे हम। तो चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बिहार में औसत वर्षा 100 यानी 100.9 cm है। राज्य में सबसे पहले मानसून का आगमन उत्तर पूर्वी क्षेत्र के किशनगंज में शुरू होता है। किशनगंज कहाँ पे है? ये रहा किशनगंज, इस वाले हिस्से में। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में होती है, ठीक है। और यहाँ का सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो भी किशनगंज ही है। शुरुआत भी वहीं से होती है और वही जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। प्रश्न उठेगा सबसे कम वर्षा कहाँ होती है मैम? तो सबसे कम वर्षा जो होती है वो होती है आपकी औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ पे है? रोहतास के पास में, इस वाले लोकेशन में देखिए जहाँ पे रेड सर्कल मारा है मैंने, ठीक है। तो ये हो गया। तो सबसे ज़्यादा किशनगंज में हो रही है 180 cm से ज़्यादा, 205 cm से लेके 180 cm तक, और औरंगाबाद में होती है 101 cm तक, ठीक है। अब बात करते हैं बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जो सबसे कम वर्षा रोहतास में दर्ज की जाती है। हालांकि न्यूनतम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है, लेकिन सबसे कम वर्षा जो है रोहतास जिले में दर्ज की जाती है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एमसीक्यूज लेंगे जब सॉल्व करेंगे तो उनमें ये सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे। जो भी उसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे। हालांकि मिट्टी जो है बिहार की, उसके तुरंत बाद हम इसका जलवायु का प्लस मिट्टी का एक कंपाइलेशन वीडियो लाएंगे, तो उसी में सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब आगे एक प्रश्न दोस्तों और है। दक्षिण बिहार के क्षेत्र में उत्तर बिहार मैदान की अपेक्षा कम वर्षा होती है। यानी कि जो ये वाला हिस्सा है दक्षिण बिहार, यहाँ पे कम वर्षा होती है उत्तर के मैदान की अपेक्षा। अब वर्षा ऋतु में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, किंतु ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है। अब बिहार में प्रायः उत्तर से, यानी कि ये जो उत्तर है आपका नेपाल से स्टार्ट करें तो आप झारखंड की साइड आएंगे, यानी कि उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम, यानी कि जो आपका पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश साइड अगर जाते हैं आप, तो क्या होता है, जो वर्षा होती है, वर्षा की जो मात्रा होती है वो घटती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है, कम होती जाती है। और मुख्य परीक्षा में ऐसा आएगा कि ऐसा क्यों होता है, तो इस पर बात करेंगे बाद में, ठीक है। अभी आप जो आपका प्रारंभिक परीक्षा है उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा का वितरण देखना है। पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि यहाँ से देखा जाए, इस एरिया से यहाँ जाना है तो वर्षा का वितरण देखिए। तो पूर्णिया में देखिए, पूर्णिया कहाँ पर है? पूर्णिया यहाँ पे है आपका, देखिए पूर्णिया ये वाला हिस्सा, यानी कि ये है आपका पूर्णिया, इस जगह पे ये है किशनगंज और नीचे है कटिहार, ठीक है। तो बात कर रहे थे पूर्णिया की, तो देखिए पूर्णिया में आपका 170 सेंटीमीटर जो है वर्षा की मात्रा है। अब बात करें सहरसा की, तो सहरसा कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स सहरसा जो है आपका जस्ट यहाँ पे है, इस जगह पे। तो यहाँ का जो वर्षा मात्रा है वो 138 है। फिर पटना की बात करेंगे, तो पटना कहाँ पे स्थित है? तो पटना कुछ यहाँ पे स्थित है, तो यहाँ की जो वर्षा मात्रा है वो 117 सेंटीमीटर है, CM है। औरंगाबाद की बात करेंगे, तो औरंगाबाद जो है आपका वो इस जगह पे स्थित है, और यहाँ पे जो वर्षा की मात्रा है वो है आपकी 99, ठीक है। थोड़ा सा आंकड़ा इधर उधर हो सकता है, अलग अलग किताब में अलग अलग आंकड़ा दे रखा है। तो अभी हमने बात की थी सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में होती है, किशनगंज जो है सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक है। बिहार है, बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 90% तक वर्षा होती है। यानी कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है उसमें 90% तक की जो वर्षा होती है, और 15 अक्टूबर के बाद मानसून लौटने लगता है, जिसको मानसून का जो मानसून होता है उसका निवर्तन कहते हैं। यानी एंट्री होती है 8 से लेकर के आपका लगभग 8 से स्टार्ट होता है, और जो वापसी होती है 15 अक्टूबर की वापसी होती है।
तो ये जो एंट्री जो हो रही है आपकी 8 जून मंथ में एंट्री करता है 8 से 15 जून के टाइम पे, और ये जो वापसी होती है ये 15 अक्टूबर के टाइम पे इसका निवर्तन होता है। बात करते हैं मानसून प्रत्यावर्तन की। मानसून प्रत्यावर्तन यानी मानसून का लौटना। देखिए काल यानी अक्टूबर से नवंबर तक होता है इसका लौटना, अक्टूबर से नवंबर तक ये लौटता है। और चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में सर्दियों में वर्षा होती है, अक्टूबर महीने लौटते हुए मानसून में वर्षा करते हुए जाता है वो। तो इसको हम आगे अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी वगैरह में ध्यान से पढ़ेंगे इसको, मीन्स थोड़ा विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे उसको। तो देखिए यह हल्की गर्मी और सर्दी का मिश्रित काल होता है, यानी कि शरद ऋतु काल इसको कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे शीत ऋतु की। शीत ऋतु कब से स्टार्ट होती है? तो ये स्टार्ट होती है नवंबर से फरवरी तक। नवंबर से फरवरी तक हमने यहाँ पे 3 ऋतु देखी। ये आपका ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु हो गया, और ये है आपका शीत ऋतु। तो ये लौटने के टाइम पे जो मानसून लौटती है उस टाइम पे हल्की हल्की सर्दी स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम शरद ऋतु कहते हैं। और देखिए इसमें आसमान साफ व ठंडी हवाएं समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। आसमान साफ रहता है और जो ठंडी हवाएं होती हैं वो स्थल से समुद्र की ओर जाती हैं। ध्यान रखिएगा, स्थल से समुद्र की ओर प्रभावित होती हैं। ये स्थल समीर और थल समीर क्या हैं, इनको भी हम एनसीईआरटी में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे फैक्ट के रूप में ही समझिए। तो शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण वर्षा होती है, जो कुल वर्षा की मात्रा का 5 से 10% होता है। और 90% वर्षा कहाँ से आती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। और जो पश्चिमी विक्षोभ होता है वो सर्दी में वर्षा करवाता है। और ये वर्षा रबी की फसल के लिए, गेहूं, जौ, चना के लिए लाभदायक है। और हाँ, हिमालय जो हिमाचल प्रदेश वगैरह है ना, यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ही सेब वगैरह पकते हैं। इसको भी एनसीईआरटी में बेहतरीन तरीके से समझेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। बिहार में न्यूनतम जो तापमान है दिसंबर तथा जनवरी महीने में होता है। बिहार में जो न्यूनतम तापमान होता है वो दिसंबर तथा जनवरी महीने में होता है। सबसे कम तापमान, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सर्दी स्टार्ट हो जाती है ना। अब बात करते हैं गया अभी बताया था ना, गया सबसे गर्म है, गया ही सबसे ठंडा भी स्थान है। ये प्रश्न याद रखना, आ सकता है, आया हुआ प्रश्न है। न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेंटीग्रेड कब? दिसंबर 2014 में नोट किया गया था। 2.6 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना कम तापमान वहाँ पे 2014 में रिकॉर्ड किया गया था। उत्तर पश्चिम बिहार के शिवालिक के समीपवर्ती क्षेत्रों में पाला गिरने की संभावना बनी रहती है, जिससे आलू जैसी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कौन से क्षेत्र में? उत्तर पश्चिम के शिवालिक क्षेत्र में। मैंने शिवालिक के बारे में बात की थी, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा, ठीक है, इस तरफ का हिस्सा जो होता है। तो यहाँ पे जो है पाला गिरने से आलू वगैरह की जो फसल होती है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ता है। तो ये हो गया हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम यहाँ पे थोड़ा मैप समझ लेते हैं, और मैप समझने के साथ साथ हम यहाँ पे देख लेते हैं किस स्थान में कितनी वर्षा होती है। मैप से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे स्थान जहाँ पे 160 सीएम से अधिक वर्षा हो रही है। तो ऐसा कौन कौन सा स्थान है फ्रेंड्स? तो सबसे पहले ये आपका किशनगंज हो गया, और किशनगंज के साथ साथ शिवालिक का क्षेत्र हो गया। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है, 160 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। 140 सीएम से 160 सीएम के आसपास की जो वर्षा है वो वाले क्षेत्र चेक कर लेते हैं कौन कौन से होंगे। तो ये क्षेत्र हैं आपके, देखिए दोस्तों, ये वाला एरिया देखिए और ये वाला एरिया देखिए, ठीक है। तो ये हिस्सा हो गया आपका। अब 120 से 140 सेंटीमीटर जो वर्षा है आपकी, तो ये जो आपका क्षेत्र है ये हो गया आपका ये वाला एरिया, ठीक है। इधर देखिए ये वाला, ये 100 सीएम से जो है 120 सीएम का जो क्षेत्र होगा ये वाला हिस्सा देखिए यहाँ पे। और जो आपका सबसे जो लास्ट है 100 सीएम से कम वाली वर्षा वाला, तो ये डॉट डॉट जहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये वाला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 से भी कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो इस तरह से हमने आपके मैप को भी समझा और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे। इसमें हम कुछ नोट भी बना लेंगे, जो भी आप लोग देख रहे होंगे। अगर कुछ लगता है इंपॉर्टेंट कि नोट बनाने लायक है तो आप नोट बनाइए, नहीं तो आप 2 से 3 बार इस वीडियो को सुन लीजिए, ठीक है। अपकमिंग वीडियो लेके आएंगे, उसमें MCQs लेके आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आएंगे। तब तक चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।